नमस्कार दोस्तों, आज की स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे एक ऐसी कंपनी को लेकर के जिस कंपनी में देखा गया कि प्रोडक्टिविटी को लेकर के और उसकी फंडामेंटल्स को कुछ ऐसे एस्पेक्ट को लेकर के जहाँ पे कुछ तो बड़ी बात निकल के आती है। और वो ये निकल के आती है जो जो चार्ट कहती है। चार्ट के आकलन में ये निकल के आती है जो लगातार जो गिरती हुई चार्ट थी, क्या वहाँ पे एक नया सपोर्ट बनती नजर आती है। आज इसी का आकलन करेंगे। कंपनी का नाम है टेम्बो। और टेम्बो जो कि पावरिंग्स हेड की बात करती है और खास के मेटल्स वाली कंपनी में लिस्ट में आती है। इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द ट्रेड फैब्रिकेटेड मेटल्स में कामकाज करती है कंपनी। जहाँ पे कंपनी का देखा गया कि बुक वैल्यू के बारे में कहती है करीब 60 रुपए का। इंटरेस्टिक वैल्यू के बारे में कहती है 356 का। अर्थात सीधा सीधा ये समझ में आती है जो इनका जो अंडरलाइनिंग एसेट्स वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। अब एक एस्पेक्ट आता है जिसका नाम है स्टॉक का पी क्या कहता है। और स्टॉक की पी के बारे में हमेशा कहते हैं कि ये वो भीड़ है। उस भीड़ का नाम है जहाँ पे लोग खरीदने के लिए आते हैं स्टॉक को लेकर के, जिस किसके बेसिस पे, अर्निंग के बेसिस पे। अब यहाँ सवाल आता है अर्निंग के बेसिस क्या है। तो यहाँ पे देखा गया कि प्रॉफिट से डिवाइड कर किया गया नंबर ऑफ शेयर से तो अर्निंग निकलती है। यहाँ पे हम आकलन करते हैं जो फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपये का है, उस 10 रुपये का फेस वैल्यू 15 रुपये की अर्निंग करता है। अर्थात सीधा सा समझ में आती है ना, जो 10 रुपये का जो नोट है जो नॉमिनल पॉकेट में पड़ा हुआ है वो 15 रुपये की अर्निंग देता है। अब 15 रुपये की अर्निंग देता है तो यहाँ पे उसके 15 गुना की भीड़ खड़ी हो रखी है। 15 गुना की भीड़ खड़ी हुई तो करंट मार्केट की प्राइस ये आ गई, जिसमें ये भीड़ जो आई है वो किस बेसिस पे आई है और किस एक्सपेक्टेशन के साथ आई है। पहला एक्सपेक्टेशन तो हो सकती है तो क्या ये अपर साइड के लिए खुलता है, क्या ये अपनी प्राइस लेवल में सेम जोन में चलती नजर आती है, या क्या इसका ट्रेंडिंग लगातार गिरती नजर आती है और आज के टाइम में जाकर के ब्रेकआउट तो निकल के नहीं आता। ऐसा आकलन की बात करेंगे जहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग कहती है करीब 55% का। और जबकि नंबर ऑफ शेयर की बात करते हैं 1 करोड़ 11 लाख। अर्थात ये देखा जाए तो यदि मार्केट कैप की आकलन करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मार्केट कैप कितनी बनती है, 273 करोड़ का ओनली। आर की बात करेंगे तो 21% का, और आर ओ 24% का, आर की बात करें तो 26% का। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी है 0.61% का। अब आते हैं कुछ नया एस्पेक्ट के साथ, क्या मार्केट इसकी सस्टेन करने वाली लगती है या नहीं। तो यहाँ पे हम एक ट्रेंडिंग व्यू को देखेंगे। ट्रेंडिंग व्यू किसको लेकर के, इनकी जो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस है, खास करके रिवेन्यू मॉडल को लेकर के, सेल्स को लेकर के, सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट को लेकर के इसको, और स्टॉक की चार्ट क्या दर्शाती है। स्टॉक की चार्ट में भी कुछ आंकलन दर्शाती है ना। चार्ट ये दर्शाती है जो लगातार जो गिरती नजर आ रही थी स्टॉक, वहाँ पे एक अच्छी सी एक खरीदारी का मौका देखने को मिला। और खरीदारी का मौका ये देखने को मिला जो मार्केट में थोड़ा सा हल्का फुल्का उसने ऊपरी सतह के लिए कारोबार किया है, जिसकी वजह से यदि मार्केट की आप कंफर्मेशन तरफ देखें तो चार्ट ये कहती है जो एक महीने में तो करीब 8% की जंप थी, 6 महीने में देखा गया करीब 14% गिरावट, और जो ट्रेंडिंग पिछले हिस्टोरिकल डेटा था उसमें कहते हैं एक साल में करीब 6% ही चढ़ पाई, क्योंकि इस मार्केट में ये देखने को मिली तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो लगातार चार्ट था उसमें क्या था, एक बिकवाली और खरीदारी का प्रेशर था। खास के इस टाइम फ्रेम में मार्केट में एक लंबी सी उछाल आई थी दोबारा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई थी। आगे क्या कहते हैं इसको लेकर के, जहाँ पे 5 साल का डेटा कहती है कि नियरली 326% के आसपास की जंप देखने को मिली। किसके लेवल पे हिसाब से, इस लेवल से लेकर के इस लेवल पे। और फिलहाल यहाँ पर ट्रेंडिंग बनती है किसको लेकर के, थोड़ा सा पॉजिटिवली इन्होंने ट्रेंडिंग यहाँ पे दिया है, जबकि ये इनका एक लास्ट टू लास्ट सपोर्ट की बात किया जा सकता है। चलिए जानते हैं कंपनी को लेकर कुछ थोड़ा और ओवर व्यू के साथ, और यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में कहती है कंपनी। तो किसी भी कंपनी को समझने के लिए आसपास में जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्ट है, उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि उसका मार्केट में क्या कहती है, क्या जो सेल्स होती है, सेल्स जो नज़र में है या क्या बुक में है वो हो सकती है। तो यहाँ पे देखा गया स्प्रिंगटल हैंगटर की बात करते हैं, क्लेवसिस हैंगटर की बात करते हैं, इनकी प्रोडक्ट और मैप्स हैं। जो इनकी प्रोडक्टिविटी की बात करें, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर भी कामकाज करती है। इसके बाद देखा गया कंपनी को लेकर के क्या कहती है, जहाँ पे हम जानने वाले हैं क्या पीयर्स को लेकर के, आखिर पीयर्स में इनका आसपास क्या कहती है। और फिलहाल कंपनी में जो स्टॉक की पी कहता है
पी के आकलन से डेट टू इक्विटी के बारे में क्या कहती है, डेट टू इक्विटी कहती है 0.75, जबकि करंट रेशियो भी कहता है 1.41। अब ये आप जानना जरूरी है क्योंकि ये सेल्स जो है, सेल्स का वो पार्ट जो कि उधार पड़ा हुआ है, जो उधार पड़ा हुआ है उसके बेसिस में क्या ये जो अर्निंग ईपीएस बुक हो रखा है, ये ईपीएस एक बुक्ड कर रखा है, दैट इज नेट इनकम। ये तो मार्केट में पूरा का पैसा थोड़े है, तो बुक एज पर द बुक है, तो बुक है तो मार्केट में क्या कहना चाहता है उधार सेल्स को लेकर के, और उधार सेल्स के अंदर रिस्क फैक्टर क्या बनता है, रिस्क कितने दिन का बनता है डेटर स्टेक को लेकर के, ये जानेंगे जो कि ईपीएस को और बाकी शेयर को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखा गया टारगेट को यदि देखा जाए मार्केट को लेकर के, तो यहाँ यदि इसके इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियां यदि 39-40 के आसपास है और ये 15 के आसपास है, तो इसका मतलब ये हुआ जो नियरली करीब करीब 300% का जंप करना चाहिए इसको, नियरली 250% का जंप कर लेते हैं, ठीक है। और यदि 250% का जंप होता है यहाँ से मार्केट में, तो फिर मार्केट कहाँ जाएगी, मार्केट तो छलांग लगा के नियरली कितना पे पहुंचेगा, इससे जो हायर टू हायर है उससे तो क्रॉस कर जाएगी। तो टारगेट की फिर हम डिक्लेरेशन क्लियर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हम आगे चल करके समझेंगे आखिर टारगेट इसका क्या हो सकता है इन द फ्यूचर फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, और सपोर्टिंग लाइन इसके लिए क्या क्या। यहाँ पे पियर्स में देखा गया कि इनके पास अदानी इंटरप्राइज से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और ये समस्या पता है क्या होती है, समस्या ये है जो ये एक्चुअली जो कंपनी है इसका सेगमेंट वाइज क्या कहती है, क्योंकि इनका सेगमेंट वाइज कुछ और कहता है, इनका कुछ और कहता है, तो फिर आपस में इसको स्टॉक का एवरेज पीओ से कुछ आकलन करना मुझे लगता है कि जो यहाँ पे देखने में आती है ना, जो इसके बेसिस पे मार्केट ने इतने परसेंट के जंप होना चाहिए या फिर ये मार्केट में जंप हो चुकी है इंडस्ट्रियल गैस, तो मुझे लगता है कौन से क्या होगा एक कंपेयर करना थोड़ा सा गलत हो जाता है, इसीलिए क्या करना है सेगमेंट वाइज में भी फोकस करना जरूरी है। चलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए कि हम कंप्लीट स्टडी की तरफ चल रहे हैं। तो पे क्वार्टरली रिजल्ट में देखा गया कंपनी को जो लगातार जो ग्रोथ थी उस ग्रो में इसका क्या नज़र लगी, नज़र की बात करती है कि वाई और वाई में कंपनी ने क्या किया, एक अच्छी सी ग्रो किया, लेकिन क्यू और क्यू में क्या हुआ, पिट गई 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं, 2 करोड़ से पिटा। इसके बाद प्रॉफिट में कुछ आकलन देखा गया, प्रॉफिट के बारे में कंपनी कहती है, पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखा जाए तो उसके बारे में कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे लगातार बिल्डअप किया। तो इसके बाद यहाँ भी देखने को मिला क्या, चाहे वो वाई वाई के डेटा हो या फिर क्यू और क्यू का डेटा हो, दोनों में क्या करती है, इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जंप होती है। अब दूसरा एस्पेक्ट आता है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी में क्या कहते हैं कंपनी को लेकर, तो प्रॉफिट के बारे में कहती है कंपनी करीब 5 करोड़ के आसपास का, जो कि कह सकते हैं टॉप ऑफ द क्वार्टर, और इसको एक अचीवमेंट अवार्ड मिलता नजर आता है जो कि मैनेजमेंट को जो सबसे बेटर परफॉर्मेंस फिलहाल प्रॉफिट के मामले में अभी तक देखने को मिला है। इसके मामले में देखने को मिला तो क्या हुआ, इनका ईपीएस में क्या हुआ, अच्छी खासी पुल बैक हो गई परसेंटेज के वजह से। अब आते हैं ईयरली बेसिस को लेकर, ईयरली डेटा बेसिस इसके बारे में क्या सोचती है। तो मैनेजमेंट की ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे वाई वाई में ग्रोथ किया, लास्ट 12 महीने की डेटा में ग्रो किया दोनों तरफ से। इसके बाद नेट प्रॉफिट के पार्ट को देखें तो उसमें कहती है, इसमें कहती है लगातार क्या था, ग्रोथ था, लास्ट 12 महीने का डेटा को देखें या पिछले फाइनेंशियल ईयर को देखें, अर्थात ये कंपनी कह सकती है जो टॉप ऑफ द ईयर पे फिलहाल कामकाज कर रही है। इसी लेवल पे यदि ईपीएस की तरफ आकलन करके देखें तो ईपीएस कहाँ से कहाँ पहुँचती नजर आती है, क्योंकि इसका आकलन जो कि पिछले फाइनेंशियल में 5 रुपये के आसपास था वो चली जाती है कितने पे, वो 12 रुपये से ज़्यादा चली जाती है, फिर वो लास्ट 12 महीने में 15 रुपये के आसपास पहुंच जाती है। तो यह क्या हो रहा है, ईपीएस में लगातार ग्रो देखने को मिली है। अब आते कुछ 4 इंडिकेटर्स यहाँ पे जो कहती है, उसमें क्या कहती है, कुछ हिस्टोरिकल डेटा में कहती है सेल्स ग्रो में क्या थी, लगातार ग्रोथ थी, प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर रही है लगातार थी, स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करती है तो वो कहती है कि ये तो डिक्लाइन कर रही है, रिटर्न इक्विटी की बात, मतलब ये यहाँ पे देखने को लगा ये सब के सब क्या नजर आते हैं, इन 3 के 3 इंडिकेटर इनको कहते हैं कि आप अच्छी जगह पे हो, लेकिन एक जगह कहते हैं स्टॉक में रिटर्न जो खास के बात कर रही हैं उनकी तादाद कहती है कि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा नहीं बनी है स्टॉक को लेकर के। अब यहाँ पे क्या बनती है, जो किसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में इनकी सस्टेनेबिलिटी नहीं बनी है चार्ट को लेकर के, जहाँ पे ये देखा गया कि एवरेज जो मूविंग एवरेज था उससे लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिला, गिरावट के बाद फिलहाल चार्ट में एक लंबी सी उछाल बनती नजर आती है फिलहाल के कुछ ट्रेडिंग सेशन में। आते हैं अगले पड़ाव पे, जानेंगे इसको हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस में क्या कहना चाहती है।
तो सेंटिमेंटल के बारे में इसको देखेंगे, कोई सेंटिमेंटल के बेसिस पे क्या जंप करती है या कुछ और कहना ये संकेत देता है। तो सेंटिमेंटल के बारे में देखा गया, न्यूज पब्लिकेशन की बात किया था, और वो भी क्या किया था, आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग ऑफ द, जो कि जून का रिजल्ट था उसके बारे में उन्होंने अपडेट किया था। इसके बारे में कुछ और कंपनी कहती है, यहाँ पे देखा जा सकता है, तो कहती है चेंज ऑफ ऑफिसर की, कंप्लायंस ऑफिसर की बात किया, ट्रांसफर ऑफ शेयर एजेंट की बात किया था कंपनी ने। इसके पहले उन्होंने रिलेशन की बात किया था, जो कि इनके जो इंडस्ट्रियल में कुछ जो कि डायरेक्टर्स उनका रिजाइन किया गया था, उससे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ये तो एक सेंटिमेंटल ही दर्शाता है। तो चलिए अगले पड़ाव पे, और अगला पड़ाव हम जानेंगे इसको किसको लेकर के, बैलेंस शीट में हमने हमेशा कहा कि बैलेंस शीट यदि 18 करोड़ का इन्होंने ये दिखाया और यहाँ पे ईपीएस में दिखाया, तो ये एक दिखावा है, ये एक दिखावा है। और इस दिखावा के पीछे, इस दिखावा के पीछे बैलेंस शीट की वो फिगर जानना जरूरी है जिससे क्या होता है, प्रॉफिट लॉस में कुछ ना कुछ इम्पैक्टेड करके और हिटेड करके रखती है। यहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के, जहाँ पे हम कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ देखें हैं, तो क्या कहती है इसको लेकर, इसके बारे में कहती है जो नियरली कुछ हुआ, कहती है हाँ लास्ट जो मार्च तक का डेटा था उसमें क्या हुआ, मार्च तक के डेटा में कुछ करती है, तो कहती है हाँ मार्च तक के डेटा में तो सेम एज द 25 करोड़ के आसपास थी, जो कि क्या करती है, लगातार वाई में ग्रोथ है। तब ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से कोई भी ऐसा कमी देखने को नजर नहीं आई, चाहे उसका पार्ट्स हो या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करो, क्योंकि 100 टोटल, सॉरी दिस इज अ बैलेंस शीट पार्ट। यहाँ पे देखा गया कि खास करके यहाँ पे 18 करोड़ का जो प्रॉफिट बनाया था, उसके पीछे देखें क्या कुछ ऐसा अपडेट को लेकर के, तो बोरेंस पार्ट को लेकर कंपनी कहती है, तो बोरेंस पार्ट को लेकर कंपनी क्या कहती है, क्या कुछ ग्रोथ लेवल थी, यहाँ पे कंपनी ने अपनी कैपिटल को इंक्रीज किया है, लगातार कंपनी ने अपने साल दर साल कैपिटल को इंक्रीज करती नजर आई है। अब इंक्रीज किस तरह से होता है पता है ना, जबकि सबसे आसान तरीका होता है एम्प्लॉय को अपनी स्टॉक को बेच देना, अर्थात एक गिफ्ट के तौर पे या बाकी सारे कुछ ऐसा कुछ नॉमिनल वैल्यू लेकर के उनको देना देना, फिर मार्केट में क्या होता है, नया शेयर आ जाएंगे और कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं। अब आते हैं दूसरे एस्पेक्ट को लेकर, जहाँ पे कंपनी के बोरेंस के पार्ट में कहा कि कंपनी ने बोरेंस को इंक्रीज किया। अब बोरेंस लेकर किया क्या, एक सवाल बनता है ना, जो पैसा लिया 9 करोड़ का, उस 9 करोड़ के पैसे से किया क्या, क्या इन्होंने इंजॉयमेंट किया, क्या इन्होंने अपनी जो प्रोडक्टिविटी थी उसको इंक्रीज किया, तो ये सवाल बनता है। इस सवाल के पीछे देखेंगे तो ये कहती है इनका क्या था, जो कि वर्किंग कैपिटल था उसमें थोड़ा इंक्रीज हुआ, इन्वेस्टमेंट पार्ट में कोई फेरबदल नहीं हुआ, और बाकी जो फेरबदल की बात करती है कंपनी, वो कहती है किसको लेकर के, इसको लेकर उधार सेल्स को लेकर। अब उधार सेल्स में देखा गया कंपनी को लेकर के, तो आखिर क्या है, करीब करीब 30 करोड़ के आसपास की उनकी उधार सेल्स है। और इसके आंकड़े से यदि देखा जाए तो 30 करोड़ का जो क्या बनती है, एक रिस्क फैक्टर बनता है। वो रिस्क फैक्टर इसके बारे में क्या सोचती है, इस रिस्क फैक्टर के बारे में कंपनी कहती है हमारे पास 1 महीने में पैसे आते हैं। चलिए अभी तक का जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड था वो लगातार थोड़ा ज़्यादा था, अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इनकी नंबर ऑफ डे को कम किया, तो क्या हुआ, इनकी कैश फ्लो में काफ़ी इंक्रीज हो सकती है, जहाँ पे देखा जा सकता है यदि कैश फ्लो का आंकलन करेंगे तो फिलहाल ये न्यूट्रल के आसपास है, कुछ भी नहीं कहता, साइलेंट बैठ गया। अब आते हैं जो कि 30 करोड़ के आसपास का जो डेटर्स पड़ा हुआ था, उसका आकलन देखें तो क्या कहते हैं 14 करोड़ का, और 14 करोड़ में सीधा सीधा देखें तो 30 करोड़ का क्या है, इनका ये बनता है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में चर्चा करेंगे तो कहती है 432 करोड़ में कितना करोड़ का, 14 करोड़ बनता है। 432 करोड़ में 14 करोड़ क्या बनता है, इनका ये बनता है नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट में देखा गया कि करीब 32-30 करोड़ के आसपास क्या है, इनकी उधार पड़ी हुई है, तो इसका रिस्क फैक्टर को समझना जरूरी है। इस रिस्क फैक्टर के हिसाब से मार्केट को देखा गया, तो मार्केट में थोड़ा सा लगता है कि इसकी थोड़ा सा ट्रेंडिंग को पॉइंट आउट किया, जिसकी वजह से इसमें ऐसा देखने को मिला है। जबकि इनकी जो सेल्स की बात करें क्वार्टरली बेसिस में, तो क्वार्टरली बेसिस में सेल्स में लगातार क्या हुआ, इसकी ग्रो लेवल बरकरार रही, जिसकी वजह से इस मार्केट में अब जाके जो ना मार्केट से उसकी थोड़ी सी जो ग्रो लेवल पे बनती नजर आ रही है। तो ये थोड़ा सा इसका एस्पेक्ट था। आगे आते हैं इसको शेयर शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के, इनकी प्रोजेक्ट को लेकर के क्या कहती है, इनकी प्रोजेक्ट को लेकर कहती है इनके पास प्रोजेक्ट है वन वियंगा पार्क एट द पारल मुंबई में है, और ये कंस्ट्रक्शन में कंपनी कामकाज करती है, ऐसा देखने को मिलती है इनको ग्रुप के हिसाब से। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इस जिम्ट में कामकाज करती है, मुंबई में करती है, जो कि इनकी प्रोजेक्ट की बात करती है, न्यू वाटर इंजेक्शन साउथ
आर प्रोजेक्ट की बात करती है, सुमामा स्टेडियम की बात कर रही है। इनके पास क्या है, अब यहाँ पे जरूर ये देखने वाली बात होगी कि क्या इनके पास जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने कहा कि हमारे पास जो है वो क्या करती है, फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट की बात कर रही है, तो ये फैब्रिकेटेड मोटर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की बात करती है और ट्रेडिंग की बात करती है। तो ये यहाँ पे देखने को आती है इनके प्रोजेक्ट के ऊपर, तो कंपनी क्या कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है, अर्थात कुछ बना रही है। देखने में तो ये लग रही है ना। तो चलिए इसको हम सेगमेंट वाइज आने के प्रयास करेंगे, यदि होगा तो शायद हम इसको जानने के प्रयास करते हैं। प्रोडक्टिविटी में देखा है, यहाँ पे देखने को नजर नहीं आई, आखिर सेगमेंट वाइज क्या कहती है इसको लेकर के। आते हैं अगले पड़ाव में, जहाँ पे हम इसकी एस्पेक्ट को देखें तो उसके बारे में कंपनी कहती है कि इन्वेस्टर की पार्ट को लेकर देखते हैं तो उसके बारे में लगातार जो लेटेस्ट कुछ ट्रेडिंग हुआ था वो 13 अगस्त को हुआ था, जहाँ पे कंपनी ने कुछ बाय सेल का एक बड़ी सी डील हुई थी, बल्क डील में एक ही लोगों ने इसको खरीदा और बेचा 73,000 शेयर को। इस कंपनी में ये देखने को मिली जहाँ की जो FI जो कि प्रमोटर्स हैं वो स्टेबल हैं। जो स्टेबल के साथ साथ देखा जाए कि प्रमोटर्स में कौन सी बड़े हैं, तो कहती है फतेमा सवीर कचवाला करके है इनका मेन प्रमोटर, और FI की तादाद भी 1%, DI की तादाद कुछ भी नहीं। पब्लिक की तादाद की बात करें तो 42% के आसपास की होल्डिंग है, उसमें से 3-4 लोग ऐसे हैं जिनके पास 1%, 2% के आसपास होल्डिंग है। अब सवाल बनता है क्या यहाँ पे इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन को बेच के निकल रहे हैं या खरीद के निकल रहे हैं। यहाँ पे देखने को ये ट्रेंडिंग की बात करेंगे, जहाँ पे ट्रेंडिंग में देखने को ये मिलती है, खास के नंबर ऑफ शेयर की बात कर रहे हैं, जो कि पहले करीब 1200 के आसपास की हुआ करता था, वो लगातार यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है स्टॉक को लेकर के, जहाँ पे लास्ट में देखा गया करीब करीब 6,500 के आसपास की भीड़ खड़ी हुई है स्टॉक खरीदने के लिए, जिसकी वजह से जून में देखा गया तो जून में क्या आंकलन इसका चलता नजर आया। तो हम इसको चार्ट को देखें, इसलिए कुछ टाइम फ्रेम में, खास कर जून के बाद, तो जून के बाद आखिर हुआ क्या, जून के बाद जिसकी लगातार थी वो सेम प्राइस से गिरती नजर आई, लेकिन अब जाके इस मार्केट में थोड़ा सा अगस्त में आकर के जंप की आसार बनी, और यहाँ पे जंप की आसार यदि बनी है पिछले कुछ महीनों के हिसाब से, यदि देखें एक महीने में 6 महीने के चार्ट को, तो ये लगता है कि यहाँ से सस्टेन करती नजर आ सकती है, क्योंकि इसकी प्राइस लियोन के आसपास यहाँ पे आके खड़ी है, बहुत दिनों के बाद आके खड़ी है, और इसको क्या कर रही है, एक ब्रेकआउट का संकेत दिया था, जिसकी वजह से मार्केट में क्या होगा, एक चलती बोलती नजर आती है, आ सकती है आगे चल करके। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को लेकर के, किसी स्टॉक को खरीदने बेचने और होल्ड करने को लेकर के, जैसे जो कम्प्लीटली लर्निंग पर्पस और हमने जानने का प्रयास किया क्या ये जो स्टॉक है इसका जो ये प्राइस है, इस प्राइस में क्या कर सकते हैं, ये प्राइस के क्या ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, और क्या सस्टेन कर सकते हैं। तो हमने इसका कंक्लूजन की तरफ देखने का एक पॉइंटर लेने का प्रयास किया है। इन स्टडी में कुछ आपकी फीडबैक की ज़रूरत होती रहती है, प्लीज़ फीडबैक और कमेंट्स जरूर करना, कुछ ऐसा अपडेट्स हो तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।